बड़ा चेंज आया नाज़रीन अमेरिकी पॉलिसी के अंदर, और वो नाकदीन जो कि कह रहे थे कि पाकिस्तान बिक गया, पाकिस्तान ने कोई डील कर लिया है। नरेंद्र मोदी के जो G7 का इजलास था उसके अंदर और उसके बाद से जो तसलसल के साथ सुबकी का सिलसिला जारी है, किस तरह से गोदी मीडिया की चीखें निकल रही हैं, कांग्रेस की तरफ से जो सवालात हैं, और फिर रही सही कसर उस वक्त पूरी हो गई जब कैनेडियन इंटेलिजेंस की तरफ से नाज़रीन एक अहम बयान सामने आया है। इराकी लीडर है आयतुल्ला सिस्तानी, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद अलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 8वें रोज में फाइनली दाखिल हो चुकी है इजराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग, और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। जो ताज़ा हमले हुए हैं गुज़िश्ता रात से लेकर अब तक किस में किसका नुकसान हुआ है, वो तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर एक बड़ा चेंज आया नाज़रीन अमेरिकी पॉलिसी के अंदर, और वो नाकदीन जो कि कह रहे थे कि पाकिस्तान बिक गया, पाकिस्तान ने कोई डील कर लिया है, एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप से उस मुलाकात के बाद, जिसमें पाकिस्तान पहले ही कह रहा था कि पाकिस्तान इस जंग को ठंडा करने के लिए सीज फायर के लिए अपना किरदार अदा करेगा। और हमने देखा है कि व्हाइट हाउस की तरफ से, उनकी तर्जुमान की तरफ से जो हालिया बयान आया है उसमें 2 हफ्ते का डिले लेकर आया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। वो जो बहुत उतावले हो रहे थे, बहुत जज्बाती हो रहे थे, ये चेंज जो है बहुत सिग्निफिकेंट है और बहुत अहमियत का हामिल है। इससे मुतालिक कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से नरेंद्र मोदी के जो G7 का इजलास था उसके अंदर और उसके बाद से जो तसलसल के साथ सुबकी का सिलसिला जारी है, किस तरह से गोदी मीडिया की चीखें निकल रही हैं, कांग्रेस की तरफ से जो सवालात हैं, और फिर रही सही कसर उस वक्त पूरी हो गई जब कैनेडियन इंटेलिजेंस की तरफ से नाज़रीन एक अहम बयान सामने आया है। क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो मोदी सरकार के ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, ये भी आपको कुछ देर में बताएंगे। और फिर आपको बताएंगे कि यूरोप जो ये ख्वाहिश रखता है कि किसी तरीके से डिप्लोमेसी के जरिए जो जंग है ईरान और इसराइल के दरमियान उसे सेटल डाउन किया जा सके, उससे मुतालिक कुछ पेशरफ्त। और इराकी लीडर हैं आयतुल्ला सिस्तानी, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है, क्योंकि इस खित्ते के अंदर ये जो मिडिल ईस्ट का खित्ता है, ख़ासतौर पर पूरा रीजन, इसके अंदर इन मजहबी रहनुमा की बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा इन्हें इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। क्या कहना है उनका वो भी आपको बताएंगे। और फिर आखिर में आपको बताएंगे कि 2 अहम प्लेयर इस खत्ते के, जिनमें से एक तो है चीन और दूसरा है रूस, उनकी तरफ से क्या बयान सामने आ रहे हैं ईरान और इजराइल के तनाज़े को लेकर, और क्या कुछ होने जा रहा है। ये सारी तफसीलात एक एक करके आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन वो तफसीलात जिसके अंदर कहा जा रहा है कि ताज़ा तरीन जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें ईरान इजराइल तनाज़े में जो दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है, 8वें रोज़ की जो कार्रवाइयाँ हैं वो आपके सामने रख देते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में कहा जा रहा है इजराइल का ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में अहदाफ को निशाना बनाने का दावा, जिस तरह से वो पहले भी कह रहे हैं कि रॉकेट लॉन्चर्स को वो चुन चुन के निशाना बना रहे हैं, तो उसी तरह का रिवायती बयान अब भी सामने आया है इजराइल की तरफ से। जबकि इजराइल ने रात भर की कार्रवाइयों में 60 लड़ाका तैयारों के जरिए ईरान भर में मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों और जोहरी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा किया है। और ईरान ने जनूबी वस्ती इजराइल समेत कई मकामात पर मिसाइल दाग दिए, और इनमें एक मिसाइल सब जो है वो बेरशेबा में टेक्नोलॉजी पार्क को इसने निशाना बनाया है। ये जो नाज़रीन एक सिर्फ बिल्डिंग है जो स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग थी, स्टॉक के यहाँ पे मामलात होते थे, और ये जो टेक्नोलॉजी पार्क की बिल्डिंग है, $500 मिलियन से ज़ायद का नुकसान सिर्फ इस एक बिल्डिंग को हिट करने के बायस हुआ है। जो दीगर आम इमारतें हैं उनका नुकसान अपनी तरफ है, जो हाइफा में होने वाले नुकसान हैं, जो इंटरसेप्टर्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका स्टॉक इनके पास दिन ब दिन कम होता जा रहा है, तो मिलियन से ज़्यादा बिलियन ऑफ डॉलर्स की बात हो गई है। डेली रोज़ाना की बुनियादों पर जो माली नुकसान है वो इजराइल का दिन ब दिन बढ़ रहा है, जिसके लिए अब लगता यह है कि इजराइल को ये सौदा बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि दिन ब दिन उनकी जो कॉस्ट है इस जंग की वो बढ़ रही है, और बदले में उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, कोई हदफ हासिल नहीं कर पा रहे। बुनियादी तौर पे 2 जो बुनियादी हदफ हैं, एक तो ये कि एटॉमिक एनर्जी का हुसूल, वो ऑलरेडी ईरान उस पर कह चुका है कि हमारा इस तरह का कोई इरादा नहीं है। दूसरा रिजीम चेंज, उस पर भी लगता है कि जिस तरह का वाज़े मौक़िफ़ आयतुल्ला ख़ामनेई का आ चुका है, उसमें भी इजराइल को कोई वाज़े कामयाबी हासिल होती दिखाई नहीं दे रही। हाँ, बज़ाहिर डैमेज हो रहा है, क्योंकि ईरान के ऊपर जिस तरह से मुसल्लत की गई है जंग, एक खौफ की फ़िज़ा वहाँ पे पाई जाती है।
अच्छा जी, जो ताज़ा कार्रवाई है, इस हमले में जदीद मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ, जो मिसाइल से बेरशेबा में टेक्नोलॉजी पार्क को ईरान ने निशाना बनाया है। इजरायली इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक बेरशेबा में ईरानी मिसाइल हमले में 5 अफराद जख्मी भी हुए हैं, और अहम बात यह है कि मिसाइल जिस जगह पर गिरा वहाँ पर अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का दफ्तर भी मौजूद है। तो ये बड़ी अहमियत का हामिल है। ईरान ने खबरदार किया कि अब तक तो इसने सिर्फ अपनी ज़ाहरी सलाहियत का 30% और पोशीदा सलाहियत का 5% मुजाहरा किया है, मगर मुकम्मल सलाहियत देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। $73 बिलियन जो आमदनी है, जो रेवेन्यू जनरेट करती है ये माइक्रोसॉफ्ट की इमारत सालाना तौर पे। इसके अलावा जो दीगर उसके एक अहमियत थी, जो उसके अंदर लोग काम करते थे, जो उसकी सर्विसेज थी, वो अपनी जगह मौजूद हैं, तो एक बहुत बड़ा डैमेज है। इसके अलावा जो दीगर नुकसान हैं वो इसके अलावा हैं। दूसरी जानब नाज़रीन, जो ईरानी इंटेलिजेंस है उसने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची को कत्ल करने का इसराइली जो मंसूबा था उसे नाकाम बनाने का दावा कर दिया है। अगला टारगेट थे वज़ीर ख़ारजा ईरान के अब्बास इराक़ची, और उन्हें निशाना बनाया जाना था, उन्हें कत्ल करने का मंसूबा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ के साथ अहम मुलाकातें उनकी तय हैं अगले 24 घंटे में, और अब बुनियादी तौर पर कोशिश ये कर रहा है इसराइल के उन सारे अहम शख्सियात को जो कि अहम पेशरफ्त के अंदर शामिल हैं, या वो तमाम लोग जो कि पहले मुज़ाकरात में शामिल थे अमेरिका के साथ, उनको चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके से डेडलॉक क्रिएट हो, दुनिया से ईरान का जो राब्ता है वो किसी भी तौर पे जारी ना रह सके। तो अब इस कोशिश को नाकाम बनाया है। उसकी एक बुनियादी बड़ी वजह यह है कि जो नेटवर्क था इसराइल का ईरान के अंदर कारफरमा, वो बड़े पैमाने पर एक्सपोज हो चुका है, उसे कमज़ोर किया गया है। गिरफ्तारियाँ मुसलसल मोसाद के जासूसों की वो जारी हैं, जिसकी वजह से इस बड़ी कार्रवाई को होने से पहले ही रोक दिया गया है, जिसमें कई मोसाद एजेंट्स को गिरफ्तार किया जाना शामिल है। ये दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है कि इस कोशिश को मुकम्मल तौर पे ईरान ने नाकाम बनाया, जिसमें अब्बास इराक़ी को कत्ल किया जाना था। अच्छा जी, अगली जो पेशरफ्त है नाज़रीन वो बहुत ही अहम है। आपके इल्म है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है वो 1 घंटे की तय थी, लेकिन उसे बढ़ा के 2 घंटे कर दिया गया। उसके अंदर अहम ओहदेदारान मौजूद थे पाकिस्तान की तरफ से, उसमें कौमी सलामती के मुशीर थे, उसमें DGISI थे, और उस दूसरी तरफ से भी जो कौमी सलामती के अहम ओहदेदारान हैं वो शामिल थे। और इसके अंदर बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान के ऊपर ख़ास तौर पे गोदी मीडिया को तकलीफ़ हो रही थी वो ये कि वो किसी तरीके से कंट्रोवर्शियल बनाया कि जी पाकिस्तान ने कोई यकीन दहानी करा दी अपने फ़ौजी अड्डे देने की ईरान के ख़िलाफ़, वो कोई हमने सौदा कर लिया है उनका। तो ये तमाम जो ख़बरें थी उनको खुद ही गलत साबित कर दिया है वाइट हाउस ने, जब उन्होंने बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि जी इसराइल के ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा बनने के हवाले से फैसला आइंदा 2 हफ्तों में किया जाएगा। और व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात की माकूल इम्कानात मौजूद हैं। तो वो जहां पे डेडलॉक आ गया था, वो जहां पे हमले की बात हो रही थी, धमकियां दी जा रही थी, अनकंडीशनल सरेंडर की बात हो रही थी, अब कहा जा रहा है कि जी मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। और 2 हफ्ते के लिए उन्होंने फैसला मौखर कर दिया है कि वो बराह रास्त इस जंग का हिस्सा बनने जा रहा है अमेरिका। तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की, पाकिस्तान की एफर्ट्स की। और ये सारा कुछ जो टाइमिंग है ये मैटर करती है। उन लोगों के लिए ये जवाब है जो इस मुलाकात को कंट्रोवर्शियल बना रहे थे, उस मुलाकात के फ़ौरन बाद अगले ही दिन में इस बयान का सामने आ जाना, चंद घंटों के बाद इस बयान का सामने आना, ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि पाकिस्तान की कोशिशें रंग ला रही हैं। अच्छा जी, BBC की तरफ से क्या कहा जा रहा है वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। BBC के अमेरिका में शराकतदार CBS न्यूज़ को ज़राए ने बताया कि ट्रंप ने ईरान हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी, लेकिन यह फैसला नहीं किया कि आया वो हमला करेंगे या नहीं। और खबरसां एजेंसी के मुताबिक ईरान इसराइल कशीदगी की हालिया लहर के दौरान ईरान और अमेरिका का पहला बराह रास्त राबता भी हुआ है। एक और बड़ी पेशरफ्त कि वो जो मुज़ाकराती अमल बिल्कुल रुक गया था वो भी दोबारा से बहाल हुआ है। जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा और सीनियर अमेरिकी ओहदेदार का राबता एक मुश्तरका दोस्त के ताबुन से मुमकिन हुआ। मुश्तरका दोस्त कौन हो सकता है पाकिस्तान के अलावा, क्योंकि पाकिस्तान के रवाबित, पाकिस्तान के ताल्लुकात वाशिंगटन के साथ भी हैं, अमेरिका के साथ भी हैं, ईरान के साथ भी हैं, चाइना के साथ भी हैं, रशिया के साथ भी हैं, उन तमाम ममालिक के साथ हैं जो कि इस खित्ते के, इस दुनिया के अहम प्लेयर्स हैं। तो ये बहुत ही अहम मौका था जिसके ऊपर पाकिस्तान ने यह अहम किरदार अदा किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और सीनियर अमेरिकी ओहदेदार का राब्ता एक मुश्तरका दोस्त के ताबुन से हुआ। यहाँ यह ख्याल किया जा रहा है कि वो मुश्तरका दोस्त कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है, ऑब्वियसली, क्योंकि ये सारी पेशरफ्त फील्ड मार्शल और अमेरिकी सदर की मुलाकात के बाद सामने आई है, और ऐसे में फील्ड मार्शल का ताज़ा बयान भी सामने आ चुका है। अच्छा जी, आसिम मुनीर साहब का
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एक अहम बयान सामने आया पाकिस्तान वापस आने के मौके पर, और इस मौके पर उनका क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। तज्जियाकारों का और सीनियर स्कॉलर्स, तज्जियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदगान से वाशिंगटन से उन्होंने बात की है, और अभी वो वहीं पर ही हैं, दौरा अपना जारी रखे हुए हैं, अहम मुलाकातें उनकी जारी हैं, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी और ताउन पर मबनी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के फ़रोग में फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। तो ये बहुत ही अहम सिचुएशन है नाज़रीन, और तारीखी लम्हा है पाकिस्तान के लिए। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ पाकिस्तान के हक़ में जा रहा है, और उम्मीद करते हैं कि इस खित्ते के हक़ में भी पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। अच्छा जी, भारत के साथ क्या हो रहा है? इतने उनके सितारे गर्दिश में, इतनी उनकी जगहंसाई हो रही है कि मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी को छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही कि वो मुंह कहाँ पे छुपाएं। खित्ते में पाकिस्तान के बढ़ते हुए किरदार और अमेरिकी सदर की जानिब से पाकिस्तानी फील्ड मार्शल की इज्जत अफजाई के बाद भारत में इस वक्त शोर शराबा, हंगामा बरपा है। गोदी मीडिया सवालात पूछ रहा है कि जी ये हो क्या रहा है। G7 पे नरेंद्र मोदी जाने लगते हैं, डोनाल्ड ट्रंप उसको मुख्तसर करके वाशिंगटन DC आ जाते हैं, उनसे मिलना गवारा नहीं करते, फिर वो नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं तो नरेंद्र मोदी नहीं जाते। अच्छा, बार बार वो 15 से 18 बार इस पाकिस्तान और भारत के तनाज़े के बाद वो कह चुके हैं कि सीज़ फायर मैंने कराया, सीज़ फायर मैंने करवाया। नरेंद्र मोदी ने खुलकर कह भी दिया कि जी अमेरिका का कोई किरदार नहीं है। उसके बाद फिर से एक बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जाता है कि जी मैंने ही सीज़ फायर करवाया है। तो वो ये जो आपस में क्लैश है, और फिर पाकिस्तान की तारीफों के पुल कि आई लव पाकिस्तान, दे आर वंडरफुल पीपल, तो ये सारी जो चीज़ें हैं। और उन्होंने कहा कि जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात जो है वो मेरे लिए एजाज़ की बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा, पूरी दुनिया ने सुना। तो ये सारी चीज़ें सुन के गोदी मीडिया को आग लगी हुई है। साथ में कांग्रेस के जो रहनुमा है वो सवालात पूछ रहे हैं कि जी आपके जो 33 रुकनी वफ्द था वो क्या घास चरने गया था, वो क्या मतलब जो होता है छनकना बजाने गया था, वहां पे क्या हासिल क्या करके आए? जगह जगह से आपने बेइज्जती करवाई है, आपको कोई मिलने को तैयार नहीं था, जिनसे आप मिल रहे थे आप उनको शिकवा कर रहे थे, आपने पाकिस्तान की हिमायत में बयान क्यों दिया, चाहे कोलंबिया और दीगर ममालिक को। अब मोदी साहब खुद भी गए हैं तो उस शर्मिंदगी को वो बचा नहीं सके, तो कांग्रेस ये सवाल पूछ रही है कि भाई ये किस चीज़ की सजा मिल रही है इंडियंस को कि ऐसा नाहल वज़ीर आज़म आपके सरों पे मुसल्लत है जो अपने मौक़िफ़ को दुनिया के सामने रख नहीं पा रहा, ना अपने मीडिया को सवालों के जवाब दे पा रहा है। तो मेरे ख्याल में ना ख़त्म होने वाला एक बेइज्जती का और तज़लील का सिलसिला, जगहसाई का सिलसिला इंडिया के लिए तब तक जारी रहेगा जब तक इनके सरों पर नरेंद्र मोदी मुसल्लत रहेगा। तो इनको मेरे ख्याल में अब अगली बार सोच समझ के अपने हुक्मरान का चुनाव करना होगा। अच्छा जी, अब आते हैं नाज़रीन अगले मामले की तरफ, जो सिफारती कोशिशें हो रही हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ते हैं, आपको जो कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी है, उसकी तरफ से बताते हैं। कुछ डेकोरम होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ रख रखाव होता है। अभी नरेंद्र मोदी यहाँ से G7 का इजलास मुकम्मल करने के बाद, उसमें शिरकत करने के बाद, एक मुबस्सिर कैसे से, मेहमान कैसे से उसमें आए थे, मिन्नते तरले करके उसमें आए थे। पहले उनको बुलाया नहीं जा रहा था, और जब सिफारती कोशिशों के बाद, जिसको कहते हैं ना मिन्नतें पाँव पड़ने के बाद, जब फाइनली कनाडा ने उनको बुला लिया, अभी वो गए हैं तो इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से बयान सामने आ गया। क्या कहते हैं वो सुनिए। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज CSIS ने अपनी सालाना रिपोर्ट में 2023 में कत्ल का जो कारकुन थे हरदीप सिंह नजर, इनके कत्ल और इसके कत्ल में भारतीय हुकूमत के किरदार का हवाला दिया है, और फिर से उन्होंने इस बयान को दोहराया है, और उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो बैनुल-अक़वामी मुदाखलत का मुजरिम है। बैनुल-अक़वामी मामलात के अंदर ये टांग अड़ाते हैं, उनकी जो इंटरनल मामलात हैं उसकी ये खिलाफ वर्जी करते हैं। और उसी के सिलसिले में एक ताज़ा बयान भी उनका सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसे खालिस्तान तहरीक के खिलाफ भारतीय जबर में एक और नुमाया इजाफा करार दिया। इस रिपोर्ट में अमेरिका में सिख रहनुमाओं को निशाना बनाने की भारतीय कोशिशों का भी उन्होंने दोबारा से जिक्र किया है, और रिपोर्ट में मुतनब्बे किया है कि कनाडा को भारतीय हुकूमत की तरफ से न सिर्फ नस्ली, मजहबी और सकाफती बरादरियों बल्कि कनाडा के सियासी निज़ाम में भी मुसलसल भारतीय मुदाखलत के बारे में चौकन्ना रहना चाहिए। तो इस मौके पे कनाडा की तरफ से बयान आना, ये मेरे ख्याल में जन्नाटेदार थप्पड़ है नरेंद्र मोदी के चेहरे पे और मोदी सरकार के चेहरे पे, जो कि अपनी इज्जत बचाने के लिए गए तो थे कनाडा के अंदर अपने खुद एफर्ट के ज़रिए G7 इजलास में शिरकत के लिए, लेकिन उसके फ़ौरन बाद कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से, एक अहम जिम्मेदार इदारे की तरफ से इस तरह का बयान आ जाना, ये मेरे ख्याल में इससे बड़ी शर्मिंदगी इंडिया के लिए हो नहीं सकती। अब आते हैं उन कोशिशों की तरफ जिसमें अब यूरोप ये चाह रहा है कि किसी तरीके से डिप्लोमेसी के ज़रिए इस मामले को हल कर लिया जाए। क्योंकि बुनियादी तौर पर इनकी हमदर्दियाँ तो हैं इजराइल के साथ,
साहब। इसराइल को हो क्या रहा है कि मुंह की खानी पड़ रही है, सुबकी अलहदा हो रही है, शर्मिंदगी अलहदा हो रही है, बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान अलहदा हो रहा है। तो ये जो नुकसान है ज़्यादातर बर्दाश्त नहीं किया जा रहा इसराइल से। तो अब वो कभी अमेरिका से कहता है कि जी किसी तरीके से मेरी मदद कीजिए, अमेरिका ने घास नहीं डाली, अमेरिका भी कह रहा है कि जो 2 हफ्ते के लिए अभी मैं कुछ नहीं करने जा रहा। तो अब यूरोप जो है इसके अंदर किरदार अदा कर रहा है फाइनली, जो कि अच्छी बात है। डिप्लोमेसी के जरिए मामला हल होना चाहिए। यूरोप ने मामले की सिफारती हल की कोशिशें तेज कर दी हैं। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लेमी जेनेवा जा रहे हैं और वहां वो फ्रांस और जर्मनी के वजीर खारजा के साथ ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से भी मुलाकात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि मामला सेटल डाउन होगा और इसके अंदर यूरोप भी अपना मस्बत किरदार अदा करे। बहुत अच्छी बात है, हम इसको सराहते हैं। अच्छा जी, एक और बड़ा बयान सामने आया आयतुल्लाह सिस्तानी का। इराकी मजहबी रहनुमा हैं और आला शख्सियत हैं। उनकी तरफ से सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को दी जाने वाली धमकी की सख्त मजम्मत की है और उन्होंने एक साथ ही कहा है कि मजहबी अखलाकी इक़दार बैन अक़वामी असूलों और कवानीन की वाज़ेह पामाली की जा रही है इसराइल की तरफ से। और मुतालबा किया उन्होंने कि दुनिया के बासर ममालिक बिलखसूस इस्लामी ममालिक ये कोशिश करें कि ईरान का जो जोहरी मसले का बैन अक़वामी बुनियादों के ऊपर जो हल है, पुरअमन हल है, मुनसिफाना हल है, इसको तलाश किया जाए ताकि मजीद तखरीबकारी से बचा जा सके। और इस बयान के बाद नाज़रीन, इराक की जो सरजमीन जिसे इसराइल ये चाह रहा था कि वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करे, उसके फौजी अड्डों को, अपने फाइटर जेट्स को, ये अब बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत बड़ा चैलेंज होगा इराक की सरजमीन को इस बयान के बाद, आयतुल्लाह सिस्तानी के बयान के बाद इस्तेमाल करना, क्योंकि उनके एक बयान से दाइश का मलिया मेट हो गया था, उसकी तबाही फिर गई थी। तो अगर वो अब ईरान के हक में, आयतुल्लाह खामनाई के हक में बयान दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इराक की सरजमीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं होगा। आखिर में आते हैं नाज़रीन, रूस और चीन के इस मामले में जो अपने मसल्स दिखाना वो शुरू हो चुके हैं। क्यों? चूँकि दोनों बहुत अहम प्लेयर हैं, वो नहीं चाहेंगे कि इस खत्ते में अमेरिका या इजराइल की इजारादारी हो। ईरान के साथ उनकी बहुत अहम शराकतदारी है दिफाई लिहाज से भी, और इस खत्ते के अंदर एक अहम प्लेयर के तौर पर वो समझते हैं कि ईरान का किरदार है। तो चीन ने दोनों ममालिक के दरमियान फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है, जबकि रूस ने कहा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करना एक भयानक गलती हो सकती है, इस बारे में तसव्वुर भी नहीं किया जाना चाहिए। साथ में जो दिमित्री मेदवेदेव हैं, क्रेमलिन के तर्जुमान, बरतानवी मीडिया को उन्होंने गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल करवाया तो इंतहाई मनफी रद्द-ए-अमल सामने आएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर के कत्ल से मुतल्लिक किसी भी अमल की सख्ती से मुखालफत करेंगे। और साथ में रूस ने ईरान के खिलाफ अमेरिका के टैक्टिकल जोहरी हथियारों के इस्तेमाल की मीडिया रिपोर्ट्स की कयास आराइयों को मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ये तबाहकुन पेशरफ्त हो सकती है। साथ में वो ऑफर भी कर रहे हैं मुसलसल, रूस की तरफ से ईरान को ऑफर की जा रही है कि अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई मदद चाहिए तो आप बताइए, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन उनका यह कहना है कि ईरान की तरफ से अभी तक हमारे से कोई मदद तलब नहीं की गई, लेकिन अगर वो हमसे मदद मांगेंगे तो हम उसके लिए फौरी तौर पे उनको मदद देने को तैयार हैं। और साथ में खबरें ये भी आ रही हैं, इसकी तस्दीक अभी नहीं हुई, कि एक ऐसा तैयारा जो कि रूस की एयरफोर्स का है, वो जंगी साजो सामान या ऐसे आलात के साथ लैस होकर ईरान की तरफ उड़ान भर चुका है, जिसके अंदर ईरान को इस जंग में कामयाबी हासिल करने में मुआवनत साबित हो सकती है। लेकिन इसकी तस्दीक या तरदीद अभी तक नहीं हुई। आने वाले दिनों की अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब तक की तमाम जो डेवलपमेंट्स थी वो हमने आपके सामने रखी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।